नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो मुझे लगता है कई लोगों की बुक शेल्फ पर सालों से रखी होगी। स्टीफन आर कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। बिल्कुल, एक क्लासिक है ये तो। सवाल ये है कि 1989 में लिखी गई ये किताब आज भी इतनी चर्चा में क्यों है? सही बात है। आज की दुनिया में जहां हर दूसरे दिन कोई नया लाइफ हैक वायरल होता है, क्या ये पुरानी बातें अब भी काम करती हैं? आज हमारा मिशन यही समझना है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस किताब की एक गहरी समीक्षा करते हैं और बताते हैं कि दुनिया भर में इसकी 2 करोड़ से ज्यादा कॉपियां क्यों बिकी। और ये सिर्फ सेल्स का आंकड़ा नहीं है। मेरे ख्याल से इसकी असली वजह है कोवी का इनसाइड आउट अप्रोच। इनसाइड आउट? हाँ, मतलब वो कहते हैं कि असली बदलाव पर्सनालिटी के छोटे मोटे ट्रिक्स से नहीं आता, जैसे बेहतर तरीके से बात करना या पॉजिटिव सोचना। अच्छा। असली बदलाव आता है आपके कैरेक्टर से, आपकी बुनियाद से। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, प्रोएक्टिविटी। जब ये सिद्धांत मजबूत होते हैं तब बाहरी सफलता अपने आप आती है। ये तो आजकल के फेक इट टिल यू मेक इट कल्चर से बिल्कुल उल्टा है। एग्जैक्टली। ये तो बहुत दिलचस्प पॉइंट है। तो चलिए इसे एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। कोवी ने इन आदतों को एक सफर की तरह बनाया है। पहली 3 आदतें आपको खुद पर कंट्रोल देती हैं, जिससे वो प्राइवेट विक्ट्री कहते हैं। सही। अगली 3 आदतें दूसरों के साथ मिलकर काम करने के बारे में है, ये पब्लिक विक्ट्री है। और 7वीं आदत इन सबको बनाए रखने के लिए है। बिल्कुल, कोवी इसे एक सफर की तरह देखते हैं जिसे वो मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूअम कहते हैं। मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूअम मतलब हम सब एक रास्ते पर हैं। पहले हम दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे बचपन में। फिर हम आजाद होना सीखते हैं, यानी अपने पैरों पर खड़ा होना, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। बहुत बड़ी बात। लेकिन कोवी कहते हैं कि असली कामयाबी का लेवल तीसरा है, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब ये समझना कि अकेले चलने से बेहतर है मिलकर चलना। ये किताब उसी सफर का एक तरह का मैप है। ठीक है, तो सफर की शुरुआत होती है पहली आदत से, सक्रिय बने यानी बी प्रोएक्टिव। हाँ। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना। परिस्थितियों या दूसरे लोगों को दोष देने के बजाय उन चीजों पर ध्यान देना जिन्हें हम बदल सकते हैं। हाँ, और ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये गहरा मानसिक बदलाव है। कोवी एक बहुत पावरफुल आइडिया देते हैं। कौन सा? कि किसी भी घटना यानी स्टिम्युलस और आपकी प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स के बीच में एक गैप होता है। एक गैप होता है। उस गैप में आपके पास चुनने की आजादी है। एक रिएक्टिव इंसान वो गैप देखता ही नहीं, वो बस हालात पर रिएक्ट करता है। बॉस ने कुछ कहा, गुस्सा आ गया। मौसम खराब है, मूड खराब हो गया। जबकि एक प्रोएक्टिव इंसान उस गैप का इस्तेमाल करता है। वो अपने मूल्यों के आधार पर सोच समझकर अपनी प्रतिक्रिया चुनता है। बिल्कुल। मुझे लगता है ये आज के सोशल मीडिया के दौर में तो बहुत ही जरूरी है। एक ट्वीट या पोस्ट देखकर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुककर सोचना कि क्या ये मेरे मूल्यों से मेल खाता है। बिल्कुल सही पकड़ा। यही पहली आदत बाकी 6 आदतों की नींव है। अच्छा। अगर आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर नहीं हैं, तो आप मंजिल कैसे तय करेंगे? और यहीं से हम दूसरी आदत पर आते हैं। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये सुनने में थोड़ा गहरा लगता है। इसका मतलब क्या है? क्या ये अपने अंतिम संस्कार के बारे में सोचने जैसा है? वो एक पावरफुल एक्सरसाइज है, लेकिन इसका असल मतलब है अपनी जिंदगी के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाना। एक ब्लूप्रिंट? हाँ, आप बिना नक्शे के घर बनाना शुरू नहीं करेंगे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले आर्किटेक्ट एक ब्लूप्रिंट बनाता है, फिर उस पर काम होता है। कोवी कहते हैं कि हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर असलियत में। अच्छा। ये आदत उस पहली यानी दिमागी रचना के बारे में है। अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना कि आप असल में कौन बनना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। मतलब ये सिर्फ करियर गोल्स के बारे में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बारे में है कि आप एक दोस्त, एक पार्टनर या एक नागरिक के तौर पर कैसे याद रखी जाना चाहती हैं। ये आपको रोजमर्रा की भागदौड़ से ऊपर उठकर एक बड़ा नजरिया देता है। एग्जैक्टली। और जब आपके पास वो बड़ा नजरिया, वो मिशन स्टेटमेंट होता है, तब आप तीसरी आदत पर काम कर सकते हैं, जो है पहली चीजों को पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यहाँ कोवी का वो मशहूर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स आता है। ये तो मैंने कई जगह देखा है। 4 डब्बे होते हैं, अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट। हाँ, और ज्यादातर लोग इसे सिर्फ टाइम मैनेजमेंट टूल समझते हैं,
लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है अच्छा। कि ये असल में सेल्फ मैनेजमेंट है। ये दूसरी आदत का प्रैक्टिकल रूप है। आपका मिशन स्टेटमेंट आपको बताता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। ये मैट्रिक्स उसे रोज की जिंदगी में लागू करने में मदद करता है। तो वो 4 क्वाड्रेंट है। पहला, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, ये संकट है, डेडलाइंस, जैसे कोई बीमार पड़ गया या कोई जरूरी प्रोजेक्ट की लास्ट डेट, इन्हें तो करना ही पड़ता है। हाँ। फिर दूसरा, नॉट अर्जेंट लेकिन इम्पोर्टेंट, ये है असली सोने की खान, प्लानिंग, रिश्ते बनाना, सीखना, एक्सरसाइज करना। और यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये चीजें अर्जेंट नहीं होती, इसलिए हम इन्हें टालते रहते हैं। हाँ, टालते रहते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म में यही चीजें हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। फिर आता है तीसरा क्वाड्रेंट, अर्जेंट लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट, ये धोखेबाज है। बहुत सारी मीटिंग्स, कुछ फोन कॉल्स, ईमेल्स जो जरूरी लगते हैं, हाँ, पर असल में आपके मिशन में कोई मदद नहीं करते। ये अक्सर दूसरों की प्राथमिकताएं होती है, आपकी नहीं। और आज के जमाने में तो ये क्वाड्रेंट फोन नोटिफिकेशन से भरा पड़ा है। हर ऐप चिल्ला रहा है, मुझे देखो, मैं अर्जेंट हूं। सही बात है। जबकि वो शायद ही कभी इंपॉर्टेंट होता है। कोवी कहते हैं कि यहाँ ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। और आखिर में चौथा क्वाड्रेंट, नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट, ये तो सीधा सीधा टाइम वेस्ट है। बिल्कुल। घंटों तक बेवजह स्क्रॉल करना, फालतू की टीवी देखना। कोवी कहते हैं कि यहाँ से तो जितना हो सके बचना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स असल में यूं समझिए कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक नक्शा है। ये आपकी प्रायोरिटीज को एक्शन में बदलने का तरीका है। तो ये पहली 3 आदतें आपको एक मजबूत, आत्म अनुशासित इंसान बनाती हैं। आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाते हैं। ठीक है, तो पहली 3 आदतें हमें खुद पर कंट्रोल करना सिखाती हैं, पर हम किसी टापू पर तो नहीं रहते। सही कहा। पर शुरू होता है और चौथी आदत की जरूरत पड़ती है। सही कहा। अब हम पब्लिक विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं और चौथी आदत है जीत जीत की सोचें। थिंक विन विन। विन विन। ये सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं है, ये एक पूरा फलसफा है। इसका मतलब है कि जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं है जहां एक की जीत के लिए दूसरे का हारना जरूरी हो। लेकिन बिजनेस में या करियर में तो अक्सर यही होता है ना, विन लूज या लूज विन होता है। मतलब मैं जीतूं तुम हारो, या फिर मैं हार जाती हूं ताकि शांति बनी रहे। कोवी कहते हैं कि ये सब शॉर्ट टर्म सोच है। विन विन का मतलब है ऐसा समाधान खोजना जिससे दोनों पार्टियों को फायदा हो। ये प्रचुरता की मानसिकता यानी अबंडेंस मेंटालिटी से आता है। अबंडेंस मेंटालिटी मतलब ये मानना कि सबके लिए बहुत कुछ है। ये कमी की मानसिकता यानी स्कैसिटी मेंटालिटी के ठीक उल्टा है, जहां लगता है कि अगर किसी और को केक का एक टुकड़ा मिला तो मेरे लिए कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है। समीक्षा में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि ये आपके कैरेक्टर पर निर्भर करता है। अच्छा। अगर आप में इंटीग्रिटी नहीं है तो आपकी विन विन की बातें सिर्फ एक चालाकी भरी चाल लगेंगी। सही बात है। बिल्कुल। और विन विन तक पहुंचने का रास्ता 5वीं आदत से होकर जाता है। पहले दूसरों को समझें, फिर अपनी बात समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये आदत मुझे पर्सनली सबसे पावरफुल लगती है। हम सब अपनी बात कहने के लिए इतने उतावले रहते हैं कि हम सुनना ही भूल जाते हैं। कवि इसे एम्पैथिक लिसनिंग कहते हैं। ये सिर्फ चुप रहकर दूसरे की बात सुनना नहीं है, ये उनकी आंखों से दुनिया को देखने की कोशिश करना है। उनकी भावनाओं को समझना है। ज्यादातर लोग जवाब देने के इरादे से सुनते हैं, समझने के इरादे से नहीं। वो मनी मन अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं। ये तो एकदम सच है। और जब किसी को लगता है कि आपने उसे सच में सुना है और समझा है, तो वो आपकी बात सुनने के लिए भी तैयार हो जाता है। बिल्कुल। ये तो किसी भी रिश्ते की नींव है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। आज के पोलराइज्ड माहौल में जहां सब सिर्फ चिल्ला रहे हैं, ये आदत शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये विश्वास बनाने का सबसे तेज तरीका है। डॉक्टर नुस्खा लिखने से पहले बीमारी को समझता है ना। हाँ। ये वही सिद्धांत है। और जब आप विन विन सोचते हैं और दूसरों को सच में समझते हैं, तो आप छठी आदत के लिए तैयार हो जाते हैं। तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। इसका मतलब है 1 + 1 = 3। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब है कि जब 2 लोग मिलकर काम करते हैं तो नतीजा उनके अकेले काम के जोड़ से कहीं ज्यादा हो सकता है। ज्यादा। ये सिर्फ टीम वर्क या समझौता नहीं है। समझौता मतलब ठीक है, तुम थोड़ा झुको, मैं थोड़ा झुकता हूँ। सिनर्जी का मतलब है चलो हम दोनों मिलकर एक तीसरा बेहतर रास्ता खोजते हैं जो हमने अकेले सोचा भी नहीं था। तो ये मतभेदों को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक ताकत की तरह देखने के बारे में है। एग्जैक्टली। सिनर्जी तब होती है जब आप दूसरे के अलग नजरिए की इज्जत करते हैं। सोचिए, एक डिजाइनर और एक इंजीनियर जब सिर्फ समझौता नहीं करते
बल्कि एक दूसरे को समझते हैं। हाँ, एक दूसरे के नजरिए को सच में समझकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो दोनों ने अकेले कभी सोचा भी नहीं था। वो है सिनर्जी, वो जादू है। वाह, ये 6 आदतें तो जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं, लेकिन इन्हें बनाए रखना भी तो एक चुनौती है। यहीं पर शायद 7वीं आदत काम आती है। बिल्कुल। 7वीं और अंतिम आदत है आरी की धार तेज करें, शार्पन द सॉ। ये बाकी सभी आदतों को संभव बनाती है। इसकी कहानी तो बहुत मशहूर है। हाँ, उस लकड़हारे की है जो पेड़ काटने में इतना व्यस्त था कि उसके पास अपनी कुंद आरी पर धार लगाने का भी वक्त नहीं था। और हम सब अपनी जिंदगी में यही करते हैं। काम में इतने डूब जाते हैं कि खुद को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। कोवी कहते हैं कि हमें खुद को 4 डायमेंशंस में लगातार रिन्यू करना चाहिए। शारीरिक, फिजिकल, एक्सरसाइज, सही खाना, आराम, सही, मानसिक, मेंटल, पढ़ना, सीखना, कुछ नया करना। बिल्कुल, फिर सामाजिक, इमोशनल, मतलब दूसरों से गहरे रिश्ते बनाना, सेवा करना। और आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, ध्यान, प्रकृति से जुड़ना, अपने मूल्यों पर सोचना। हाँ, ये आदत बर्नआउट को रोकती है और लगातार सुधार का एक पॉजिटिव सर्कल बनाती है। तो ये तो इन आदतों का एक पूरा फ्रेमवर्क हो गया। अब जरा समीक्षा पर वापस आते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत क्या बताई गई है? समीक्षा के अनुसार इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका सरल और यूनिवर्सल ढांचा है। ये सिर्फ प्रेरणादायक बातें नहीं है। नहीं, इसमें प्रैक्टिकल टूल्स भी हैं। हाँ, मिशन स्टेटमेंट और टाइम मैट्रिक्स जैसे प्रैक्टिकल टूल्स भी हैं जिन्हें कोई भी तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। इसीलिए टाइम मैगजीन ने इसे 25 सबसे प्रभावशाली बिजनेस मैनेजमेंट किताबों में से एक कहा है। लेकिन क्या इसकी कोई आलोचना भी है? कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। हाँ, और एक संतुलित नजरिए के लिए ये जरूरी है। समीक्षा में कुछ आलोचनाओं का भी जिक्र है। एक ये कि ये किताब थोड़ी आदर्शवादी लग सकती है। आइडियलिस्टिक। हाँ, ये गरीबी या भेदभाव जैसे सिस्टमिक मुद्दों को नजरअंदाज करती है जो किसी व्यक्ति की प्रोएक्टिव होने की क्षमता को सीमित कर सकते हैं। ये एक वैलिड पॉइंट है। हर किसी के पास अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की एक जैसी आजादी या रिसोर्सेज नहीं होते। ये बात तो सही है। आज के समय में इन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा समीक्षा में कोवी की मॉर्मन धार्मिक पृष्ठभूमि का भी उल्लेख है, जिसकी वजह से किताब में कुछ जगहों पर धार्मिक अंडरटोन्स महसूस हो सकते हैं। अच्छा। हम यहाँ सिर्फ वही जानकारी दे रहे हैं जो हमें सोर्सेज से मिली है और किसी भी नजरिए का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस सब का निचोड़ क्या है? इन आदतों का आज के श्रोताओं के लिए क्या मतलब है? मेरे हिसाब से इसका मूल संदेश है एक डिजाइन किया हुआ जीवन जीना, ना कि सिर्फ एक रिएक्टिव जीवन। मतलब अपनी जिंदगी को खुद आकार देना। हाँ, अपने मूल्यों को पहचान कर उनके हिसाब से अपनी जिंदगी को आकार देने के बारे में है। समीक्षा इसे सिर्फ एक बार पढ़ने वाली किताब नहीं बल्कि जीवन भर का साथी कहती है। जीवन भर का साथी, ये बहुत बड़ी बात है। और इसे 4.85 की बहुत ऊंची रेटिंग देती है। वाओ! और यहीं से एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। क्या? अगर ये किताब जीवन भर का साथी है तो तब क्या होता है जब समय के साथ हमारा अंत का लक्ष्य, हमारा पर्सनल मिशन ही बदल जाए? ये तो सोचने वाली बात है। एक 25 साल के इंसान के मूल्य और लक्ष्य एक 55 साल के इंसान से बहुत अलग हो सकते हैं। तो ये फ्रेमवर्क सिर्फ रोज के काम मैनेज करने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के इन बड़े बदलावों और विकास के साथ खुद को कैसे ढालता है, ये एक विचार है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं।